Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जियोग्राफी के कड़ी में हमने जाना था लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन अबाउट सोलर सिस्टम। हमने सौर मंडल की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस वीडियो में हमने हासिल करी थी और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे सूर्य, द सन। देखिए, सन या सूर्य। सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि सूर्य जो है हमारा वो क्या है, वो एक तारा है। और तारा क्या होता है, वो अत्यधिक प्रज्वलित गैसों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ बातें हमारे सूर्य के बारे में। सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो हमारा सूर्य जो है वो सौर मंडल का हृदय है। सौर मंडल का हृदय। सूर्य क्या है? सौर मंडल का हृदय है। और दूसरी अगर इंपॉर्टेंट चीज अगर मुझे कहनी है तो क्या कह सकते हैं हम कि जीवन को शक्ति देता है। जीवन को शक्ति देता है। सूर्य से क्या मिलती है? हमारे जीवन को शक्ति मिलती है। कैसे मिलती है? अगर सूर्य नहीं हो तो उसका इफेक्ट आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्या होता है। इसके बाद हमें सूर्य की अगर हम स्थिति की बात करें तो हमारा सूर्य जो है वो गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, वो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर समाहित है, उसके अंदर है। उसके बाद जैसे अगर हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो कैसा है, वो एक स्पाइरल गैलेक्सी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैं अभी इसमें यह बताना चाह रहा था कि सूर्य की आकाश जो गंगा है या दुग्ध मेखला, जिसका नाम चलता है दुग्ध मेखला, ये क्या है? ये आकाश गंगा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सूर्य की इस मिल्की वे की जो सेंटर से, अगर ये इसका केंद्र बिंदु है और सूर्य जो है वहां इसकी मिल्की वे की एक आर्म के ऊपर स्थित है, एक भुजा के ऊपर स्थित है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर जानना हो तो वो डिस्टेंस कितनी है, तो मिल्की वे दुग्ध मेखला के केंद्र से कितनी दूर है? 35,000 लाइट ईयर। 35,000 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। सूर्य जो है वो दुग्ध मेखला मिल्की वे के केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? 35,000 लाइट ईयर दूरी के ऊपर स्थित है। इसके बाद ये सूर्य जो है वो क्या करता है? वो रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है। किसकी करता है? वो परिक्रमा करता है अपनी आकाश गंगा की। और आकाश गंगा क्या करती है? वो पूरे के पूरे बहुत सारे स्टार सिस्टम्स को लेकर वो पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो सूर्य जो चक्कर लगाता है अपनी आकाश गंगा को, तो सबसे पहले वो उसकी स्पीड क्या होती है? तो स्पीड ऑफ सन, अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ सन, यानी कि सूर्य जो है वो रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है, तो वो गति है वो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से सूर्य इस आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। लगभग वृत्ताकार पथ के ऊपर सूर्य चक्कर लगाता रहता है। और ये स्पीड क्या है उसकी? उस दौरान 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चक्कर लगाता रहता है। अब इस चक्कर लगाने की प्रोसेस में उसको टाइम लगता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक निश्चित टाइम तो लगेगा ही वापस उसी स्थिति पर आने में। तो वो टाइम देखिए क्या है उस वो कितना है? 25 करोड़ वर्ष परिक्रमा
परिक्रमण काल हो गया ये, ठीक है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, इस परिक्रमण काल को क्या कहते हैं, इसको ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। कितना समय लेता है सूर्य अपनी आकाशगंगा के चक्कर लगाने में, तो वो लेता है 25 करोड़ साल उसका समय लगता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कुछ थोड़ी जानकारी और अगर चाहें सूर्य के बारे में, तो हमें पता है कि सूर्य क्या है, सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य क्या है, सूर्य एक गैसीय पिंड है, यानी कि गैसों से मिलकर बना है। सूर्य क्या है, सूर्य एक गैसीय पिंड है, ठीक है। गैसीय पिंड है, इसका इफेक्ट सूर्य पे क्या पड़ता है, जरा इसको हम जानेंगे। इसका इफेक्ट सबसे पहले एक ये पड़ता है, मान लीजिए कि ये सूर्य है और इस सूर्य का अगर हम देखें अभी, तो ये अपने आकाशगंगा के भी चक्कर लगाता है, साथ में जैसे पृथ्वी अपनी जगह पे घूमती है जिसको हम रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, वैसे सूर्य भी अपने कक्ष पर घूमता है, अपने एक्सिस पर घूमता है। तो उस घूर्णन का इस गैसीय पिंड होने का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। गैसों का एक एक्चुअली क्या होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन या स्टार फॉर्मेशन होता है तो गैसें सारी की सारी एक जगह एक समान रूप से वितरित नहीं हो पाती। वो क्या है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, और इसका इफेक्ट सूर्य की रोटेशन पे या फिर सूर्य के घूर्णन पे हमें दिखाई देता है। देखिए कैसे दिखाई देता है। ये जो विषुवतीय या फिर इक्वेटोरियल जो इसकी रोटेशन है, ये यहाँ से, इसको यहाँ से घूमने में टाइम लगता है, तो वो लगता है 25 दिन। कितना टाइम लगता है, 25 दिन। और अगर इसके ऊपरी सतह या फिर ध्रुवों की तरफ अगर इसको घूमते हुए या घूर्णन करते हुए कितना टाइम लगता है, तो वहां पे इसको टाइम लगता है 35 दिन, यानी कि 10 दिन का डिफरेंस इसमें होता है। पूरा सूर्य एक साथ में ऐसे पूरा का पूरा, ये सॉलिड तो है नहीं ना कि एक साथ में पूरा घूम जाएगा, ये गैसों से बना हुआ है। कुछ पार्ट आज घूम रहा है, कुछ कल घूम रहा है, ऐसे करके 10 दिनों के बाद में ऊपर वाला पार्ट वो 10 दिन के बाद में घूम रहा है। ये इसकी घूर्णन गति का, ये गैसों का गैसीय पिंड होने का घूर्णन गति पर ये इसका प्रभाव वो देखा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि सूर्य गैसीय पिंड है तो इसमें गैसें कौन कौन सी है ना। तो सूर्य में जो अगर मैं कंपोजिशन अगर मैं सूर्य की बात करूं, कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, तो कंपोजिशन में सूर्य में सबसे पहले अगर एक देखा जाए तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस जो है वो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में है। कितनी है, तो वो है 73.4%। हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, 73.4% जो है वो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद दूसरी गैस जो है हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, तो वो हो जाएगी हीलियम, और हीलियम की मात्रा कितनी है, लगभग 25% मात्रा जो है वो हीलियम की है। इसके बाद तीसरी अगर मैं गैस की बात करूं तो ऑक्सीजन को मैं थर्ड नंबर पे लूंगा। ऑक्सीजन जो है वो सूर्य पर 0.80% मात्रा में ऑक्सीजन गैस है। और अगर मैं फोर्थ पे लूं तो कार्बन को मैं लेना चाहूंगा। कार्बन जो है वो 0.02% मात्रा में क्या है, कार्बन है। इस तरह से अदर गैसेस भी, बाकी जो बच गई सारी परसेंटेज वो क्या है, अदर गैसेस हैं। तो सूर्य पर मिलकर है, सूर्य पे सारी इन गैसों से सूर्य मिलकर बना हुआ है। ध्यान रखना है, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। अभी हम थोड़ा सा जानते हैं हाइड्रोजन गैस से हीलियम गैसें बनती कैसे है। सूर्य पर कोर को हम पढ़ेंगे तो हम उसमें भी जान सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है, वो सूर्य के कोर में होती है। खैर चलिए, अब हम जानते हैं सूर्य की कोर को। सूर्य की संरचना जो है वो मैंने आपको डायग्राम में अभी बताई, या इसको हम थोड़ा और डिटेल्ड में समझने के लिए क्या करेंगे, जो सूर्य के कंपोनेंट्स हैं, जो सूर्य की लेयर्स हैं, उनके बारे में समझेंगे। और ये टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से
क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में किसी भी एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, सूर्य पे बेसिकली सूर्य जो है वो लेयर से मिलकर बना है। क्या है? सूर्य लेयर से मिलकर बना है। ये इसकी सरफेस की लेयर है। बेसिकली कितनी लेयर है सूर्य की? 3 लेयर से सूर्य मिलकर बना है। देखिए कौन कौन सी लेयर है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, लेयर्स ऑफ द सन, ठीक है, लेयर्स ऑफ द सन। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहली लेयर को क्या कहते हैं? पहली लेयर को कहते हैं कोर या क्रोड। दूसरी लेयर को हम क्या कहते हैं? दूसरी लेयर को हम कहते हैं संवाहक घेरा। क्या कहते हैं? संवाहक घेरा। और तीसरी लेयर को हम क्या कहते हैं? तीसरी लेयर का नाम है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। सूर्य क्या हो गया? सूर्य इन 3 लेयर से मिलकर बना है। कोर, संवाहक घेरा को कहते हैं कन्वेक्टिव लेयर, है ना? क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव लेयर, ठीक है। और प्रकाश मंडल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोटोस्फीयर। ये सूर्य की सतह की 3 लेयर है ना? तो सूर्य की कोर जो है, कोर में हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, कोर में क्या है? तो कोर बेसिकली इनर लेयर हो गया ये। अगर मैं इसको कंपैरिजन के बेस पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है? ये इनर लेयर है, मतलब आंतरिक जो स्तर है वो क्या है? कोर है या फिर क्रोड, जिसको हम केंद्र के भाग को भी हम इसको में शामिल कर सकते हैं। संवाहक घेरा क्या हो गया? ये मिडल लेयर होगी। क्या होगी? मिडल लेयर। और तीसरा क्या है? प्रकाश मंडल। तो ये इसको क्या कह देंगे? इसको कहेंगे अपर लेयर। क्या कहेंगे? अपर लेयर। अब थोड़ा सा इनर लेयर के बारे में, थोड़ा सा इन तीनों को हम क्या है, एक तुलनात्मक इनका अध्ययन करेंगे तो हम बहुत इजीली समझ में आएगा। इनर लेयर को हम क्या है, दूसरा अगर हम इनर लेयर के बारे में जानना चाहें तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसको हम कहते हैं नाभिकीय भट्टी। क्या कहते हैं? नाभिकीय भट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया होती है? तो यहाँ होती है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, ये अभिक्रिया कहाँ होती है? वो यहाँ कोर में होती है। दूसरी बात, कोर में सबसे सर्वाधिक, अगर मैं गैसों की मात्रा का विवरण करूं कि सबसे ज्यादा कौन सी गैसें हैं, तो कोर में हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो कोर से संबंधित हो गया। संवाहक घेरा जो है, कन्वेक्टिव लेयर जो है, वो एक तो मिडल लेयर हो गया, और दूसरी क्या होती है कि इसमें ऊर्जा का क्या होता है? एनर्जी का संवहन होता है। एनर्जी का क्या होता है? संवहन होता है। क्या होती है संवहन? संवहन बेसिकली ऊर्जा के संचरण का एक टाइप है। ऊर्जा है, ऊष्मा है, उनके संचरण का एक टाइप है, एक प्रकार है। कैसे? ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से? एक संचालन, एक संवहन और तीसरा विकिरण। तो संचालन विधि जो है वो ठोसों में होती है, और ये जो अपना संवहन जो है वो कहाँ होती है? वो गैसों में और लिक्विड में, इन दोनों में क्या होता है? संवहन होता है। एक दूसरे के ऐसे कनेक्शन में नहीं रहते ये, लेकिन इनके बीच में जो एटम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो कन्वेक्टिव का काम करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है?
कन्वेक्टिव लेयर, ये दोनों में ये लेयर है वो यही काम करती है। तो ये दो चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश मंडल देखिए मैंने आपको एक तो ये बता दिया कि ये अपर लेयर है, ठीक है। दूसरी चीज इस पे क्या होती है कि यहाँ पे किरणों का विकिरण होता है, किरणों का विकिरण, यानी कि रेडिएशन जो है वो कहाँ होता है, वो प्रकाश मंडल में होता है। तीसरी चीज क्या है कि ये वही लेयर है जिसको हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है। तो है ना, प्रकाश मंडल को क्या है, हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज अगर इसमें और हमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सूर्य का जो डायमीटर है, सूर्य का जो व्यास है, वो कौन डिसाइड करता है, वो हम इसी जो लेयर है फोटोस्फीयर, उसी से हम डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सन, यानी कि सूर्य का व्यास, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं सूर्य की जो नाभिक में होने वाली अभिक्रिया के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए सूर्य की नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है। नाभिकीय अभिक्रिया जो मैं बता देता हूं कि नाभिकीय अभिक्रियाएं बेसिकली दो टाइप की होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इस विधि को कहते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा एटम जो है या एक बड़ा परमाणु जो है वो मिलके टूट के क्या बनाता है, वो छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। चलिए देखिए सूर्य पे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो हमें ध्यान देना है सूर्य पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य पर कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो नाभिकीय संलयन क्या होती है। देखिए हमने जाना कि सूर्य के कोर में क्या है, सूर्य के कोर में हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में कौन से गैसेस हैं, तो हाइड्रोजन गैस, लगभग 73.4% है ना। अब ये हाइड्रोजन क्या करती है, ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले नाभिकीय संलयन हो गया। देखिए हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये तीसरा हाइड्रोजन का एटम है और ये चौथा हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। ये चारों जब रिएक्शन करेंगे, हमें ध्यान होगा कि सूर्य के अंदर कोर में क्या होगा, बहुत सारा दाब होगा, बहुत सारा टेम्परेचर होगा। उन सब के इफेक्ट से क्या हो जाएगा कि ये चार एटम्स मिलकर हीलियम के दो एटम्स बना देंगे। कितने एटम बन जाएंगे हीलियम के, दो एटम, ठीक है। और साथ में जब ये मिलेंगे तो बहुत सारी तो क्या, मैं आपको एग्जैक्ट ही बता देता हूँ, 27 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये इतनी एनर्जी को क्या करेंगे, 27 मेगावाट एनर्जी जो है, अगर ये चार हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम का दो एटम बनाएंगे तो 27 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, जो सूर्य में होती है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम इसके बारे में जाने तो सूर्य पर प्रति सेकेंड, है ना, सूर्य पर प्रति सेकेंड क्या होता है, देखिए प्रति सेकेंड, सूर्य पर प्रति सेकेंड ये जो हाइड्रोजन के एटम्स है ना, अगर उनको हम वजन में काउंट करें तो प्रति सेकेंड हाइड्रोजन के, अगर मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, हाइड्रोजन के एक नहीं 10 खरब पाउंड हाइड्रोजन का इतना वजन का पाउंड जो है वो
हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। ये प्रोसेस क्या है, अब आप सोच के देखिए। अब आप 10 खरब पाउंड का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 5 अरब केजी। अगर केजी में निकालें तो 5 अरब केजी। 1 सेकेंड में 5 अरब केजी वजन तक के हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो आप सोचिए कि कुल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी। इसका आप कैलकुलेशंस करके देखिए और आंसर आप खुद फाइंड आउट करिए। बहुत इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा ये कैलकुलेशन हुआ जा सकता है। अब देखिए, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये एनर्जी जो हमें प्राप्त हुई है, तो वो कैसे ट्रेवल करती है। उसके ट्रेवल करने की भी एक प्रोसेस होगी ना। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही डायरेक्ट बाहर आ रही है, नहीं, उसकी भी एक प्रोसेस होती है। वो एक प्रोसेस को फॉलो करती है। ये एनर्जी क्या करती है, देखिए। सबसे पहले जो केंद्रीय भाग है, एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, केंद्रीय भाग, या केंद्रीय भाग को मैं क्या कह सकता हूं, कोर, है ना। कोर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहां से ये एनर्जी ट्रेवल करके कहां जाती है, ये जाती है विकिरण क्षेत्र में। कहां जाती है, विकिरण क्षेत्र, जिसको हम दूसरा नाम क्या ले सकते हैं, रेडिएशन, रेडिएशन जोन, है ना। केंद्रीय भाग से निकलकर कहां जाती है, विकिरण क्षेत्र में। और विकिरण क्षेत्र से ये निकल के कहां जाती है, वो दूसरी लेयर जो जिसके बारे में हम अभी पढ़े थे, उसको कहते हैं संवाहक घेरा, संवाहक घेरा, या फिर कन्वेक्टिव लेयर। कहां जाती है, कन्वेक्टिव लेयर में। और कन्वेक्टिव लेयर या संवाहक घेरे से फिर बाहर आके कहां जाती है, फिर जाती है इसकी थर्ड लेयर में। और थर्ड लेयर क्या थी, प्रकाश मंडल। कहां ट्रेवल करती है, प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल को क्या कहते हैं, फोटो स्फीयर। और प्रकाश मंडल से फिर वो क्या करती है, फिर वो चली जाती है आउटर स्पेस में। कहां चली जाती है, आउटर स्पेस, यानी कि बाह्य अंतरिक्ष। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो कहां चली जाती है, बाह्य अंतरिक्ष में वो चली जाती है, जहां से हमें रेडिएशन और लाइट के जैसे तो दोनों के तौर पे वो हमें प्राप्त होती है। ये वो पूरी एनर्जी का साइकिल हो गया। कैसे ये एनर्जी बनती है, कहाँ, केंद्रीय भाग से बनती है, वहां से विकिरण क्षेत्र में जाती है, विकिरण क्षेत्र से संवाहक घेरा, प्रकाश मंडल, फिर बाह्य अंतरिक्ष में। सबसे अगर मैं हनी टैग आपको अगर लगाने कहूंगा तो एक तो आप इसके आगे हनी टैग लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइंस की दृष्टि से और जियोग्राफी दोनों की दृष्टि से। और एक ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों, पहले और दूसरे। और ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्या है, मिलान करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं कि सही क्रम में सेट करवा लेते हैं कि सूर्य की निकलने वाली जो ऊर्जा है उसका क्रम क्या है। तो ये भी हम ध्यान से इसको जान लेंगे और समझ लेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे जीएस मेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। मेंस के जीएस फर्स्ट एंड जीएस 3 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस और अपना जियोग्राफी। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और आज हम ये पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते रहिए। अभी हम जानते हैं हमारे सूर्य के जो वायुमंडल को या एटमॉस्फेयर को जानते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, यानी कि सूर्य का वायुमंडल, सूर्य का वायुमंडल। बेसिकली सूर्य का वायुमंडल जो है वो क्या है, वो भी लेयर्स में बना हुआ है। हमने जाना कि सूर्य की जो सरफेस है वो कितने लेयर में डिवाइडेड थी, वो 3 लेयर में डिवाइडेड थी। और सूर्य का जो वायुमंडल है वो 2 लेयर में डिवाइडेड है। देखिए,
दो लेयर कौन कौन सी है डिवाइडेड, इसको भी हम ऐसे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा, समझना आसान हो जाता है। ठीक है, दो लेयर्स में डिवाइडेड है। पहले को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं, वर्णमंडल या फिर क्रोमोस्फियर। क्या कहते हैं, क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को कहते हैं कोरोना या किरीट, किरीट ये इसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कोरोना। बेसिकली कोरोना नाम इससे ज्यादा ये जाना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंपेरिटिव जो है तुलनात्मक इन दोनों का अध्ययन करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर वर्णमंडल को अगर कहा जाए तो दूसरा नाम क्या चलता है इसका, इसका चलता है रक्तिम, रक्तिम वर्णमंडल। यानी कि ये जो रेड ब्लड जो है उसके जैसा। ठीक है, वर्णमंडल इसका पहला नाम चलता है। दूसरी चीज इसके बारे में क्या है कि ये प्रकाश मंडल के ऊपर की लेयर है, प्रकाश मंडल के ऊपर की लेयर। दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे, पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, रक्तिम वर्णमंडल। दूसरा क्या ध्यान रखना है, प्रकाश मंडल के ऊपर की लेयर है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये लेयर जो है वो क्या होता है, देखिए पूर्ण सूर्य ग्रह के दौरान, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है, हमें दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, देखिए पूर्ण सूर्य फुल अगर सोलर एक्लिप्स हो तो उसमें क्या है, हमें दिखाई देती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ये कहाँ दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, तो वो हम समझते हैं। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकाश मंडल के किनारे पर कैसे दिखाई देती है, किनारे पर एक चमकीली गुलाबी दमक के जैसे दिखाई देती है, गुलाबी दमक के साथ ये हमें दिखाई देती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है तो जो प्रकाश मंडल जो है उसके किनारे के ऊपर, जो फुल मून अगर अब देखेंगे ना पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो उसके किनारे के ऊपर हमें ये गुलाबी कलर की चमकीली दमक के जैसे कुछ दिखाई देती है। तो वो क्या है, वो वर्णमंडल है, क्रोमोस्फियर ऑफ द सन है। ये बेसिकली तीन चीजें हमें इसके ऊपर ध्यान रखनी है। इसके बाद चौथी अगर मैं कोरोना या किरीट की बात करूं तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। सबसे पहली चीज ये क्या है कि ये एक्स रेज जो है, एक्स रेज को विकिरित कर सकती है ना। ये क्या कर सकती है, इसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो एक्स रेज को विकिरण कर सकती है, एक्स रेज विकिरण कर सकती है। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी लेयर एक्सरेज विकिरण कर सकती है, तो हमें ध्यान रखना वो कोरोना है। सबसे बात ये सबसे ऊपर की है ना, सबसे ऊपर की। तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपरी लेयर होगी। तीसरी बात हम क्या करेंगे, तीसरी बात हमें ये ध्यान देना है कि ये सिर्फ सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। सामान्य तौर पर ये दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सामान्यतः यह दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती दिखाई, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा लाइट ऑफ द सन, सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें दिखाई नहीं देती। इस तरीके से ये हो गया सूर्य का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन।
अगला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी से, तो वो जानते हैं। चलिए देखिए, सूर्य के धब्बे, या इसको दूसरा क्या नाम चलता है, सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स पहली चीज क्या है, एक्चुअल में ये धब्बे है नहीं, मैंने आपको बताया, जिक्र किया अभी। देखिए आसपास के क्षेत्र में जो टेम्परेचर है, यानी कि सूर्य के धब्बों का टेम्परेचर बेसिकली 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है आसपास के क्षेत्र से। तो देखिए आसपास के क्षेत्र से तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, पहली चीज ये। अब ये धब्बों की वजह से होता क्या है, इन धब्बों का इफेक्ट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके आगे आप हनी टेक आप लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन धब्बों का प्रभाव सूर्य हमारे पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन धब्बों को हम क्या कहते हैं, इन धब्बों का एक नाम चलता है, इनको कहते हैं हम सौर झंझावात, राइट, सौर झंझावात, या फिर इसको इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं सोलर, ये सोलर तूफान जो है ना, स्ट्रॉम, सोलर स्ट्रॉम इनका एक नाम चलता है। इसकी वजह से जो पृथ्वी पे क्या प्रभाव होता है, तो पृथ्वी पे जो अपना चुंबकीय क्षेत्र जो है उस पर प्रभाव पड़ता है इसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। दूसरा क्या होता है इससे प्रभाव, इससे इंटरनेट हो गया, अपना टीवी हो गया, रेडियो हो गया, तार हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं या बिजली से चलने वाली मशीनें, बिजली से चलने वाली मशीनें क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। और साथ में और क्या होता है, जो नाविक जो है, नेविगेशन सिस्टम जो है, नाविक, उनको क्या है, उनको नाविक को परेशानी होती है, नाविक को दिशा भ्रम हो सकता है। क्या हो सकता है, दिशा भ्रम हो जाता है। ये सारे इफेक्ट किसके हैं, ये सारे इफेक्ट सूर्य के धब्बे जो हैं, ब्लैक स्पॉट्स या सन स्पॉट्स जो है, उनका इफेक्ट हमारी पृथ्वी पे ये पड़ता है। चलिए जानते हैं अगले वीडियो में कुछ सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, सूर्य का और हम पृथ्वी का कंपैरिजन करेंगे अगले वीडियो में। चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े